हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले हैं साइंस का मॉक टेस्ट 2 जो कि केमिस्ट्री का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 2 में आज कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा परमाणु है। सबसे छोटा परमाणु कौन है? पहला हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन का, दूसरा है हीलियम का, तीसरा है कार्बन का और चौथा है ऑक्सीजन का। तो देखिए, पीरियोडिक जो टेबल हमारा है, जो आवर्त सारणी है, उसमें सबसे छोटा जो परमाणु है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो हाइड्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 1, इसलिए सबसे छोटा यही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसकी पुष्टि करता है? तो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किसके बारे में उन्होंने बताया था? पहला है द्रव्यमान के संरक्षण की, दूसरा है निश्चित अनुपात की, तीसरा है उपरोक्त दोनों की और चौथा है दोनों में से किसी का भी नहीं। तो देखिए, जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था उनमें उन्होंने द्रव्यमान के संरक्षण की भी बात कही थी और निश्चित अनुपात की भी बात कही थी, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। देखिए, द्रव्यमान जो संरक्षण होता है उसका ये मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है न ही वो उसका सृजन हो सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जो इलेक्ट्रॉन है वह संबंधित है जे थॉमसन से। तो जो प्रोटॉन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा ए है चैडविक, बी है गोल्डस्टीन और सी है जॉन डाल्टन, डी है रदरफोर्ड। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था उसको जे थॉमसन ने किया था, लेकिन अगर बात करते हैं जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने किया था, तो उसकी जो खोज थी उसको गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चे और कहेंगे कि नहीं, उसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो आपको बता देती हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो खोज हुई थी वो गोल्डस्टीन ने ही किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, रदरफोर्ड ने कई प्रयोग किए, इसके लिए उनको भी बोला जाता है कि ये प्रोटॉन की खोज किए थे। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो हम लोग गोल्डस्टीन को टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है तब हम लोग रदरफोर्ड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव्यमान संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का की संख्याओं का योगफल, दूसरा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का योगफल, तीसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या हमारी होती है वो क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्याओं का जो योगफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं परमाणु संख्या की। देखिए, एक द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। और अगर हम लोग बात करें परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, तो वो आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे परमाणु संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? क्या अल्फा कण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, या गामा कण की, बीटा कण की, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं? तो देखिए, जो हमारा गामा कण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो गामा किरण होता है उसकी जो वेधन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। गामा किरण की सर्वाधिक होती है, उसके बाद किसकी होती है? बीटा की होती है, उसके बाद किसकी होती है? अल्फा की होती है। तो सबसे कम जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा कण की होती है, उसके बाद होती है 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स जो ग्रेटर देन ये होता है बीटा कण की, और सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो होती है गामा कण की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी आवर्त सारणी का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है डोबेनाइनर को, बी है न्यूलैंड को, सी है मेंडलीफ को और डी है मोजले को। तो देखिए, जो आवर्त सारणी के जो जनक थे वो थे मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेंडलीफ जी ने ही पहले आवर्त सारणी को दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो हमारी आवर्त सारणी है इन्होंने उसको द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा था, द्रव्यमान संख्या के आधार पे रखा हुआ था। उससे क्या हुआ कि उसमें जो पीरियोडिक टेबल हमारा है, जो हमारा आवर्त सारणी है, उसमें कुछ अनियमितता पैदा हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो मोजले हैं, मोजले जब आए और जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी आवर्त सारणी है, उसको इन्होंने परमाणु क्रमांक के बेसिस पे रखा, परमाणु क्रमांक के बेसिस पे रखा। तो वो जितनी भी अनियमितताएं थी वो दूर हो गई। इसलिए हम लोग जब आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं मोजले की, लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं जनक किसको कहते हैं तो वो मेंडलीफ ही कहलाते हैं। डोबेनाइनर की बात करें तो जो डोबेनाइनर थे उन्होंने एक त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम।
इस नियम के अनुसार ये था कि हर 3 एलिमेंट के बाद ये क्या करते हैं, अपने गुण को दोहराते हैं। मतलब जो हमारा पहला एलिमेंट होगा उसका जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो चौथे एलिमेंट से मिलता जुलता रहेगा। तो इन्होंने ये कहा था। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम, उन्होंने दिया था। न्यूलैंड का जो था वो था अष्टक नियम। इन्होंने कहा था कि हर 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व से जो है सिमिलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। रेडियो सक्रियता की इकाई है, क्या है, वेकरल है या फिर टेस्ला है, बार है या फिर क्यूरी है। तो देखिए जो रेडियो सक्रियता है उसकी इकाई जो होती है वो होती है क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इनमें से एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था। क्या रदरफोर्ड ने किया था, या मैक्सवेल ने किया था, रॉन्टजेन ने किया था, या टॉर्सेली ने किया था। तो जो एक्स कीड़े हैं उनका जो आविष्कार हुआ था उसको किया था रॉन्टजेन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। जो रेडियोधर्मी जो तत्व है वो रेडियम है, उसकी जो खोज की थी उसको किसने किया था। पहला हमारा है आइजैक न्यूटन ने, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और चौथा है मैडम क्यूरी ने। तो देखिए जो आपकी मैडम क्यूरी है उन्होंने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रदरफोर्ड के अल्फा जो कण है प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने किसकी खोज किया था। क्या प्रोटॉन की खोज की थी, या परमाणु में नाभिक की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थी या फिर परमाणुवीय द्रव्यमान की खोज थी। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं रदरफोर्ड ने प्रयोग कैसे किया था। रदरफोर्ड ने जो नाभिक के ऊपर जो प्रयोग किया था आपका वो कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने अल्फा कण की बौछार कराई थी, और फिर क्या हुआ था कि जो कुछ कण थे वो तो सीधे निकल गए थे, जो कुछ कण थे वो इस नाभिक से सीधे निकल गए थे, और कुछ ऐसे कण थे जो वो कुछ एंगल पे ये मुड़ के चले गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी कण थे जो कि टकरा के वापस चले आए थे। अगर हम लोग बनाए यहाँ पे तो कुछ ऐसे भी कण थे जो कि क्या हुआ था, जो टकरा के वापस चले आए थे। इससे पता चला था कि कुछ तो यहाँ पे सॉलिड मटेरियल है जिसकी वजह से जो कुछ कण है वो वापस चले आए। तो बाद में जब खोज हुई तो पता चला कि ये नाभिक है, और जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम लोग इसको याद रखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण की बौछार कराई थी उसमें उन्होंने नाभिक की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, एल्यूमिनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है। तो देखिए जो एल्यूमिनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। अब दिया है यहाँ पे Al3+ दिया है, एल्यूमिनियम 3+ दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 3+ है उसका मतलब ये होता है कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 13 में से जब 3 हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 10, और 10 अगर आएगा तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 ये होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी भरते हैं इलेक्ट्रॉन तो हम लोग इस प्रकार भरते हैं 2 8 18 और 32 के फॉर्म में भरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 भरेंगे, उसके बाद 8 भरेंगे। इसलिए जो एल्यूमिनियम 3+ होगा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 और 8 होगा, क्योंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुके हैं, इसलिए 10 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। देखिए अगर और एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो अगर सपोज करते हैं कैल्शियम 2+, जो कैल्शियम 2+ हमारा है, अगर हम लोग इसको करें तो जो कैल्शियम का जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20। अब 2+ का मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसका मतलब 18 हो जाता है। अगर इसको हम लोग भरेंगे तो ये इस प्रकार से भरा जाएगा 2 8 और 8, क्योंकि 2 और 8 10 होता है, और 10 और 8 18 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2 8 8 हो जाएगा। बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन माइनस की बात करते हैं, तो क्लोरीन माइनस का मतलब होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है आपका 17, और 1 माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आके जुड़ गया है, तो हम लोग +1 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18। और जब हम लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये भी आता है 2 8 और 8 के फॉर्म में। तो इस प्रकार हम लोग कर लेंगे। एग्जाम में कोई भी आपसे एग्जाम्पल पूछता है, जब भी वो प्लस देगा तो इसका मतलब है कि आपको उतने इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉन्फ़िगरेशन करना है, और जब भी माइनस देगा तो इसका मतलब है हम लोग को उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो देखिए किस में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, क्या वो ऑक्सीजन में है, या जल में है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ कार्बन रहेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड में है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड में है। तो देखिए ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2। जल का हम लोग बात करें तो H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो SO2 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन का जो आपका परमाणु है वो एक ही प्रकार का है, 2 ऑक्सीजन मिल करके आपके ऑक्सीजन के अणु को बनाते हैं। तो यहाँ एक ही प्रकार के परमाणु हैं। और जल में क्या है, H भी है और O भी है, 2 प्रकार के हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में C है और O है। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड में S और O दोनों है। तो हम लोग अगर समान परमाणु की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या फिर सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हम लोगों ने इस प्रकार का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसका मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और अगर बात करें परमाणु द्रव्यमान की आपकी, तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। देखिए इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी पूछता है तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न में से भारी जल है, कौन सा भारी जल है? क्या वो 1H1 है, या फिर क्या है 1H2 है, या 1H3 है, या फिर सभी हैं? तो भारी जल की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है D2O, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। हम लोग इसको भी याद रखेंगे। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑक्सीजन के समस्थानिकों का सही समुच्चय है। देखिए समस्थानिक और संभारिक 2 टर्म में यूज होता है। सबसे पहले हम लोग उसको बात कर लेते हैं। आपके एक होते हैं समस्थानिक और एक होते हैं संभारिक। एक को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप और एक को बोलते हैं आइसोबार। तो देखिए समस्थानिक मतलब होता है स्थान समान होता है। स्थान समान होना मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है। क्रमांक जो होता है वो आपका सेम होता है, और जो वेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। संभारिक में इसका अपोजिट होता है। संभारिक में जो आपका परमाणु, इसमें क्या होता है, जो परमाणु भार होता है, वेट होता है, वो आपका सेम होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है मतलब परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है। तो बात करते हैं समस्थानिक के। देखिए इसमें स्थान समान होता है, इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसमें है ऑक्सीजन के समस्थानिक कौन से हैं। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक क्या 16, 18 और 20 हैं, या फिर 11, 12 और 13 हैं, या 16, 17 और 18 हैं, या फिर 8, 9 और 10 है। तो देखिए जो ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 होता है, 17 होता है और 18 होता है। हम लोग इसको याद रखेंगे। कुछ और अगर हम लोग समस्थानिक की बात करें तो अगर देखिए कार्बन के समस्थानिक की बात करें, कार्बन, तो जो कार्बन का समस्थानिक होता है वो होता है 6C12, 6C13, 6C14, ये होता है कार्बन का समस्थानिक। क्लोरीन के समस्थानिक की बात करें, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे तो इसलिए आप लोग लिख लीजिए। ये होता है 17Cl35, और क्या होता है 17Cl37। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये क्या है, क्लोरीन का समस्थानिक है। और एक और इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की हम लोग बात करें अगर, तो ये आपका होता है 1H1, जिसको हम लोग पहले क्वेश्चन में इसके देख चुके हैं, 1H2 और 1H3, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, आप लोग इस भी देख लेंगे। संभारिक की बात करें तो इसमें क्या है, एटॉमिक वेट तो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट इसमें होता है। तो देखिए इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो हम लोग आर्गन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 40 आर्गन ये है, और आपका पोटेशियम हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा, और आपका कैल्शियम हो जाएगा।
40। इसमें जो भार है वो आप सेम देख रहे हैं, भार इसका सेम है, और जो आपका परमाणु क्रमांक है 18, 19 और 20 ये डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका संभारिक और समस्थानिक का एग्जाम्पल, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमें पढ़ना है कुछ, पढ़ लेते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, ये बात सही है। दूसरा है, सेव के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रख दिया जाता है तो वह भूरा हो जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कैलामाइन, हम लोग इसको याद रखेंगे कि जब भी चींटी काटती है तो कैलामाइन का यूज होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि जब चींटी काटती है तो इनमें से कौन सा हम लोग केमिकल यूज करते हैं, तो कैलामाइन यूज करते हैं। तो क्या प्रयोग किया जाता है, ये तीनों सही है। तो पूछ रहा है कि सिर्फ सेकंड भौतिक परिवर्तन है, बी हमारा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है 1 और 2 भौतिक परिवर्तन है, सी बोल रहा है सभी रासायनिक परिवर्तन है, और डी बोल रहा है कि 1 और 2 रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए जितने भी परिवर्तन हुए हैं सभी रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है, कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है। तो जो देखिए परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक, और एक होता है रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। देखिए जो भौतिक परिवर्तन आपका होता है उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग क्रियाएं करते हैं उसको हम अपनी पुनः अवस्था में ला सकते हैं, पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन की बात करें, जैसे हो गया बर्फ का पिघलना। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहला हमारा एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। अगर बर्फ पिघल जाता है तो क्या हम लोग उसको ठंडा करके फिर से बर्फ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। दूसरा है पानी में नमक या चीनी का घुलना, पानी में नमक और चीनी का घुलना। देखिए अगर पानी में नमक और चीनी घुला हुआ है तो क्या उसको वापस से हम पानी और जो है चीनी या फिर नमक को अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है मोम का पिघलना, क्योंकि यही जो है वो एग्जाम में पूछता है, मोम का पिघलना। देखिए मोम का पिघलना और मोम का जलना दोनों अलग अलग प्रोसेस है। अगर मोम पिघल जाता है तो उसको हम फिर से सॉलिड फॉर्म में करके मोम को बना सकते हैं, लेकिन अगर मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना अगर हम लोग बोले, मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती को हम लोग जला देते हैं तो क्या उससे फिर भी हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें हमें ऊष्मा प्राप्त होगी और जो हमारा मेन मटेरियल रहेगा वो किसी दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो जो मोम का जलना है वो आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, और जो मोम का पिघलना है वो आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जितने भी चीज़ें हो रही हैं, अगर जो हमारा भोजन है उसमें दुर्गंध आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, इसी वजह से सेव का जो टुकड़ा है वो लाल हो जा रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ आयरन के जो एलिमेंट है वो आ जा रहे हैं। तीसरा है चींटी जब हम लोग काटती है तो उसको शांत करने के लिए हम लोग कैलामाइन का यूज करते हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, किसी के विरुद्ध काम कर रहा है, तो तभी तो हमारा जलन ठीक हो रहा है, जलन शांत हो रहा है। तो तीनों क्या रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जस्ता तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता है, कारण दीजिए। देखिए जो तांबा होता है वो जस्ता को अलग नहीं कर सकता है। क्यों? कक्षा जो हमारा 8 का जो विद्यार्थी है उसके कारण निम्नलिखित जो है कारण दिए गए हैं। कौन कौन से कारण हमारे हैं वो देखना है। पहला हमारा है तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है। दूसरा है तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। तीसरा है जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है।
और चौथा है अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि अभिक्रिया जो शीलता का जो क्रम होता है उसे हमें देखना है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है वो होता है पोटेशियम। उसके बाद आपका आता है सोडियम। हमें इस सीक्वेंस को याद रखना है बिल्कुल इसी प्रकार से। फिर आपका आता है कैल्शियम, फिर आपका आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका है जिंक जिसको हम लोग बोलते हैं जस्ता, उसके बाद आता है आपका लोहा Fe जिसको हम लोग बोलते हैं आयन, और फिर आपका आता है लेड Pb, फिर आपका हाइड्रोजन है जिसको हम लोग मार्क करते हैं, और फिर क्या है आपका तांबा है जिसको हम लोग बोलते हैं Cu, फिर आपका क्या है पारा है, फिर चांदी है आपका, और फिर क्या है सोना है। ये इसी प्रकार से है। हम लोग सबसे बोल सकते हैं जो सबसे कम क्रियाशील धातु होती है वो होता है सोना, इसलिए इसके आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये जो क्रम है वो अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, इसको हम लोग याद रखेंगे। देखिए जितने भी एलिमेंट हैं, जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले होते हैं वो अपने ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा पोटेशियम है वो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जो सोडियम है वो पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर देंगे। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो था तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या हमें देखना है जो हमारा तांबा है वो कहाँ है। देखिए जस्ता हमारा यहाँ पे है और तांबा हमारा यहाँ पे है, तो क्या तांबा जो है वो जस्ता से अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि ये ऊपर है, अभिक्रियाशीलता वाले श्रेणी में ये सबसे ऊपर है, तांबा से ऊपर है, इसलिए जस्ता जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट जो है तांबा जो है वो जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, तो बिल्कुल सही है। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, तीसरा हमारा है जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। तो देखिए जो जस्ता होता है वो उत्कृष्ट धातुओं में से एक नहीं है, तो तीसरा भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चौथा हमारा है अभिक्रियाशीलता जो श्रृंखला होती है उसमें जस्ता तांबे के नीचे है। तो देख लेते हैं जो जस्ता है वो तांबे के ऊपर है। हम लोग देख रहे हैं जो जस्ता है वो तांबे के ऊपर है, इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 है वो भी गलत हो जाएगा। तो केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए ये जो आपका श्रृंखला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इसी क्रम में याद करना है और बिना किसी एलिमेंट को छोड़े। मतलब हमें याद रखना है कि पोटेशियम के नीचे आपका सोडियम आता है, उसके नीचे कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर आपका एल्यूमिनियम आता है। मैं इसके अगले वाले वीडियो में आपको एक ट्रिक दूंगी जिसके माध्यम से मैंने इसको याद किया हुआ है, तो आप लोग याद कर लेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा। इस पे जो क्वेश्चन है हम लोग आपके मॉक टेस्ट 1 में भी इस पे एक क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पे एक हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। देखिए इसके पहले मॉक टेस्ट में भी हमने इसको किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन दूसरा था। तो बात कर लेते हैं कि जब भी हम लोग कॉपर को रखते हैं तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है, क्यों? कॉपर सल्फेट के कारण, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के कारण। तीसरा हमारा है कॉपर कार्बोनेट के कारण या फिर कॉपर सल्फेट के मिश्रण के कारण। चौथा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारा क्या है, कॉपर है, यहाँ कॉपर है तो हम लोग लिखेंगे Cu। फिर क्या कह रहा है, लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है। तो देखिए नम वायु है, इसका मतलब आपका H2O भी रहेगा, और क्या रहेगा, अगर वायु है तो आपका CO2 भी रहेगा, वायु में क्योंकि CO2 भी रहता है। अब ये क्या करता है, ये जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि बनता है कॉपर कार्बोनेट COCO3, और क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है CuOH का ट्वाइस, ये बनता है। तो इसी जो कॉपर कार्बोनेट है उसी की वजह से जो हमारी परत होती है वो हरी बन जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस कलर का परत होता है, तो हम लोग बोलेंगे हरे कलर का परत होता है। तो जो कॉपर कार्बोनेट होता है उसी की वजह से जो परत होती है वो हरे रंग की बन जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण होता है उसी की वजह से जो परत होती है वो हरे रंग की हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा है मोमबत्ती का जलना, ये भी है। तीसरा है श्वसन।
चौथा प्रकाश संश्लेषण। तो चारों जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। देखिए यहाँ पे मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का पिघलना अगर होता तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाता। तो चार रासायनिक परिवर्तन है इसमें दिया गया है। इसमें से कौन सी दो धीमे दहन को दर्शाती हैं? अब धीमा दहन कौन कौन सा है? देखिए जो लोहे में जंग लगना होता है वो उसको जंग लगने में कई साल लगते हैं। जब भी हम लोग लोहा खुले स्थान पर रखते हैं तो उसमें जो जंग लगती है वो कई सालों बाद, मतलब कई सालों तक होती रहती है धीरे धीरे। तो ये क्या है? एक धीमे दहन को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही हो गया। दूसरा है मोमबत्ती का जलना। अब आप लोग सोचो कि मोमबत्ती जब हम लोग जलाते हैं तो कितने घंटे में जल जाती है? वो मुश्किल से आपका शायद ही 1 घंटा जलता हो। तो ये तो जो क्रिया है वो काफ़ी जल्दी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। तीसरा हमारा है श्वसन। तो देखिए जो श्वसन होती है वो भी एक लंबी प्रोसेस होती है। हम लोग अपने शरीर में वायु लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तब जाके जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो भी जो है एक धीमे दहन है, मतलब धीरे धीरे होती है। और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो दिन में होती है और काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो अलग अलग पौधों में उसकी रेट अलग अलग होती है। किसी जो पौधे कोई होते हैं तो उनको 2 घंटे ही प्रकाश चाहिए, किसी को 4 घंटे चाहिए। तो ये भी क्या है? जल्दी से हो जाने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो ए और सी है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने के पानी का दुधियाना डैश के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर एक रिएक्शन हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। रिएक्शन ये है कि जब ताजे चूने का पानी है, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है वो क्या है? CaOH का ट्वाइस है। फिर कह रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डालते हैं, यहाँ है आपका CO2। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? CO2 ऐड करते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये बनेगा आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा। तो कह रहा पानी दूधिया हो जाता है। जो पानी दूधिया हुआ है वो किस वजह से हुआ है? क्या वो जल की वजह से हुआ है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हुआ है? तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी की वजह से जो पानी है वो दूधिया कलर का हो जाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति कारण। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही हो जाएगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसी की वजह से जो हमारा पानी होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आपके आज टॉप 20 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।